So let's start the lecture. आपको साउंड आ रहा होगा, स्क्रीन भी दिख रहा होगा प्रॉपर्ली. ये लास्ट डे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन वो है, मैंने आपको इसका स्नैपशॉट दिया है. एक बार बोल देता हूँ कि क्या हुआ है इसमें. Screen is not visible. टेस्ट पे स्क्रीन इज नॉट विजिबल. I'm sharing then. अभी आपको दिख रहा होगा. और Yes, अगर sir. दिख रहा है तो आपको एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और उसका सोल्यूशन आपको रिक्वायर्ड था. ये शेयर किया इसका स्क्रीनशॉट. सो क्या आइडिया रहा है उसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ. उसके बाद फिर वेब ऑप्टिक्स को स्टार्ट करते हैं. गिव मी 1 मिनट. सो इस पे करना क्या था कि इस पे इमेज का फॉर्मेशन करना था जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. सो एक तो वो तरीका था कि आप रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से उसको निकालें. दूसरा ये है कि हम रे डायग्राम से भी समझ लेते हो. कई बार रे डायग्राम से हमारे लिए काफी आसान जाते हैं. तो लास्ट डे वी डिडंट ट्राई इन दिस फैशन रे डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब देखो, अगर आपको इमेज यहाँ पर बनानी है और सिंस ये परफेक्ट स्फीयर है तो अपने को पता चलता है स्फीयर में जो भी लाइट रेस यहाँ से निकलनी चाहिए वो अल्टीमेटली यहीं पर आकर कन्वर्ज करना चाहिए अल्टीमेटली. सो कोई भी एक लाइट रे कंसीडर करते हो एट एनी एंगल थीटा, तो यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगा. रिफ्रैक्ट करने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन चलेगा. अब अगर ये लाइट रे सपोज कर लीजिए यहाँ पर जाती है, लेट से यहाँ पर जाती है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो किसी और डायरेक्शन में जाएगा. उसका रिफ्रैक्शन होगा कहीं और जाएगा. सो अगर आप चाहते हो कि आपका इमेज भी यहाँ पर बने तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि इसको अगर ये या तो ये रिट्रेस करके उसी पाथ को फॉलो करे, नहीं करे तो सिमेट्रिकल पाथ को फॉलो करे. सो इफ यू कंसीडर दिस, अगर वो इसके पोल पर फॉल करता है तो डेफिनेटली ये उसका सिमेट्रिकल वर्जन होगा और यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे या वापस आने वाला रे बन जाएगा. और ये किसी भी एंगल थीटा पर ली गई लाइट रे के लिए ट्रू है. तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल थीटास. मतलब ये हुआ कि अगर आपने लाइट रे यहाँ पर भी लिया होता तो उसका भी यहीं से रिफ्लेक्शन होता, सिमेट्रिकली वहीं पे मिलता जाएगा. सो ये इस तरीके से हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि इट शुड गो लाइक दिस और सिमेट्रिकली इसको डाउन साइड से ऊपर आ जाना चाहिए, बैक आ जाना चाहिए, या फिर डाउन साइड से अगर लेके जाओ तो अप साइड से वापस आ जाएगा. सिमेट्रिकली वो रिट्रेस हो रहा होगा. यस. Then, but how can it be true for all like cases? Because when the ray comes out, so it can also perform total internal reflection. Reflection. उसके लिए फिर अपने को इस पे डिपेंड करेगा. जो नहीं आएगा TIR कर रहा होगा तो फिर वो उसके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा. अगर इस पे मान लीजिए TIR होगा, पहली बात तो आपको देखना होगा TIR क्या यहाँ पर हो सकता है. तो ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है. अब रेयरर से डेंसर पे जाते हो तो TIR नहीं होता है, TIR डेंसर से रेयर में होता है. तो अगर जो लाइट रे आप अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर TIR का आपको लगता है तो फिर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी. मेजर इमेज के लिए क्या करना होता है, बहुत सारी लाइट रेस को वहाँ पर मर्ज होना होता है. तो आप पाओगे यहाँ पर बहुत सारी लाइट रेस तो मर्ज होने वाली हैं. इसको दो तरह से देख सकते हो. आप लाइट रे यहाँ से ड्रॉ करो, ये करो, दोनों का कॉम्बिनेशन रिटर्निंग जैसा बन रहा है. सो फिर ये आपको ये क्लेम करने के लिए हेल्प करेगा कि ठीक है ये सिंपलेस्ट केस हो गया, तो इस केवल हमको एक ही रिफ्रैक्शन रीड करना है यहाँ पर, इसका इंटरसेक्शन यहाँ पर होना चाहिए. सो दैट मीन्स उसकी इमेज यहाँ पर बन जानी चाहिए. सो आपको केवल एक रिफ्रैक्शन पढ़ना है एंड दैट रिफ्रैक्शन विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. यहाँ से आपको v कैलकुलेट कर लेना है. फिर आपको ये पता करना है ये पॉजिटिव साइड था तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए इमेज लोकेशन, ये जो कि 2r के बराबर आएगी. तो उसको आप 2r कर दोगे v को. एक बार आपने v को 2r कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो अपने को पता चल जाता है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करें. एक अच्छा आइडिया है, सिंपल आइडिया है. बाकी इसका सोल्यूशन आपके पास है तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं. अभी तक हम लोगों ने ऑप्टिक्स में काफी कुछ कवर किया है. जस्ट टू टेक यू ऑन द ट्रैक, एक काफी बड़ा चैप्टर है जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे होते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट है
रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। इसको हम लोग ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी ज्योमेट्री लग रही होती है, मैथमेटिक्स की जो ज्योमेट्री होती है, वो एंगल्स और जो भी है। इसके बाद सेकंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद इसका थर्ड सेगमेंट रहेगा व्हिच इज गोइंग टू बी नोन एज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन थ्योरी। सो लाइट का जो फोटोन थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वी हैव कवर्ड दिस सेगमेंट और ये काफी इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चंस इसमें आते हैं। वेव ऑप्टिक्स और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हो। इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं। ऐसा हो सकता है कि पेपर में रे ऑप्टिक्स पे क्वेश्चन ना आए, लेकिन ऐसा लीस्ट लाइकली है कि वेव ऑप्टिक्स पे क्वेश्चन ना आए। और वेव ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में एज वेल एज लाइट का जो वेव नेचर है उसको पढ़ते हैं। सो जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है अपने को तो वेव के बारे में एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, फिर उसको लाइट से कनेक्ट करना होगा। थर्ड रहेगा अपना फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वेव ऑप्टिक्स है। सो वी कैन से कि नेक्स्ट सेगमेंट इज वेव ऑप्टिक्स। अगर आपने रिसेंटली वेब चैप्टर रिवाइज किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आपको जरूर करना चाहिए। दोनों चैप्टर से सिमिलर टाइप के। कई बार लोग क्या करते हैं वेब में ही ऑप्टिक्स को पढ़ लेते हैं। सो इस पे क्या पढ़ा जाता है एक बार लिख देता हूं मैं। इट डील्स विथ वेव नेचर ऑफ लाइट। सो ये लाइट के वेव नेचर के बारे में बात करेगा। तो जब कभी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड उससे रिलेशन की बात करे तो उसका मतलब है वो वेव नेचर की बात कर रहा है। और हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में शॉर्ट में देखा भी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। इसको थोड़ा सा और आगे लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो फैमिली होती है उसका एक मेंबर है। और सिंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो लाइट किस तरह का रहेगा टाइप्स ऑफ वेव्स में। सो ये ट्रांसवर्स वेव है। फिर आपसे कई बार पूछता है कि ये ट्रांसवर्स वेव है कैसे पता चला, कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू पता चला। तो ये ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि ये पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। पोलराइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जिससे अपने को ये पता चला कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर का है। इनिशियली लोग इसको लॉन्गिट्यूडनल नेचर का मानते थे, लोग बोले तो साइंटिस्ट। सो लोग साइंटिस्ट का ये ओपिनियन था कि ये ट्रांसवर्स नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल है। जैसे कि साउंड होता है, साउंड के बारे में पता था, उसी तरह से लाइट के बारे में अजम्पशन चलता था। वेरी रिसेंटली जब ये पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट को लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया, उससे ये पता चला कि ये लॉन्गिट्यूडनल ना होकर के ट्रांसवर्स है। सिंस ये रिसेंटली चेंज हुआ है इसलिए ये एग्जाम के लिए काफी पॉपुलर रहता है और आपसे पूछता है कि लाइट किस तरह का वेव है, तो आपको ये बताना होगा कि लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है। सिंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो उससे आपको ये भी पता चलेगा कि ये नॉन मैकेनिकल है। नॉन मैकेनिकल किसको बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव उन वेव्स को बोलते हैं जो वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे पहले जब लाइट के बारे में रिसेंटली पता चला था, लाइट के बारे की हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे कहीं तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि लाइट के बारे में हमको ये जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको पहले काफी नॉलेज नहीं था। इनफैक्ट साइंटिफिक नॉलेज बहुत ही पुअर था। लाइट को सब भी जानते थे लेकिन कोई भी नहीं जानता था एग्जैक्टली होता क्या है। तो कुछ एजम्पशंस बनना स्टार्ट हुए कि लाइट क्या है और कैसे चलता है। और उसकी जो वेव नेचर है, वेव नेचर को एक्सेप्टेबिलिटी बहुत लास्ट में मिली। और इस नेचर को एक्सेप्टेबिलिटी मिलने के बाद भी बहुत सारे एजम्पशंस थे जो गलत चलते रहे। जैसे कि पहले इसको मैकेनिकल वेव माना जाता था, तो पीपल यूज टू कंसीडर कि ये मैकेनिकल वेव है। दैट मीन्स इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। देन देयर वाज अ क्वेश्चन कि सन से लाइट रेज हमारे पास आ जाती है,
और वहाँ बीच में स्पेस है, तो कैसे ये मैकेनिकल हो सकता है? तो लोगों ने इसको नॉन मैकेनिकल नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि सन से और हमारे पास के बीच का जो स्पेस है ना, वो एम्प्टी नहीं है, उस पे मटेरियल भरा हुआ है। सो यू कैन थिंक ऑफ कि कितना रिजिड थे कि इसको मैकेनिकल प्रूफ करने के लिए। एंड दे सेड कि लाइक स्पेस में भी कोई सब्सटेंस भरा हुआ है, उसको ईथर नाम से बोले। हाइपोथेटिकल था, टोटली हाइपोथेटिकल था। एंड वो ऐसा इसलिए था क्योंकि न्यूटन ने इसको बोला था, कि न्यूटन ने कह दिया था ये मैकेनिकल है, या उनकी कॉन्सेप्ट से मैच करता था कि मैकेनिकल वेव होगा अगर होगा तो जब ये ईथर के बारे में बात चली, फिर पीपल स्टार्टेड सर्चिंग कि ये जो ईथर है स्पेस को फिल करता है सन और अर्थ के बीच में स्पेस में। सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बट नोबडी वाज एबल टू आइडेंटिफाई कि कोई मटेरियल वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कोई मीडियम एग्जिस्ट करता है। एक दो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि स्पेस पे कुछ भी नहीं है। देन फिर से इसको रीलुक किया गया, रिकंसिडर किया गया, और बाद में पता चल रहा है कि इसको मैकेनिकल नहीं मान सकते क्योंकि ये वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, इसलिए नॉन मैकेनिकल है। सो नॉन मैकेनिकल भी चेंज होकर के आया, ट्रांसवर्स नेचर भी चेंज होकर के आया। और जब वो मैक्सवेल की इक्वेशन ने वेव इक्वेशन को प्रूफ किया, तो फिर इनको एक्सेप्टेबिलिटी मिला। एनीवे, वो हिस्ट्री है, वो अपने काम की उतनी ज्यादा नहीं है, बट आपके जानकारी के लिए आप उसको रख सकते हो, पढ़ सकते हो। अपने काम के लिए क्या है आज के टाइम पर एक्चुअल सिचुएशन क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, नॉन मैकेनिकल है, दैट मींस इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। सो आइडिया है इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। इसके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बाकी फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने देख मैक्सवेल्स को पढ़ा हुआ है, तो मैक्सवेल्स की इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो लाइट इक्वेशन आप बोल सकते हो, लाइट वेव इक्वेशन। आपने देखा था, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, सिंपलेस्ट वर्जन मिलेगा। और कुछ इसकी डायरेक्शन जे कैप के कैप लगा सकते हैं। आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख सकते हो, चलेगा। यू कैन ऑल्सो राइट इट इन द मैग्नेटिक फील्ड टर्म्स, सो आइदर ऑफ द टू यू कैन चूज, बी नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस सेम फाइव, और ये k है। यू रिमेम्बर कि E का डायरेक्शन, B का डायरेक्शन और इसके प्रोपोगेशन का डायरेक्शन राइट हैंड रूल, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। तो जिस तरह से मैंने इसको लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि दे आर प्रोपोगेटिंग इन द प्लस x डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द प्लस y डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लस z डायरेक्शन। सो दिस इज हाउ ये लाइट वेव इक्वेशन लिखी जा सकती है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो वेव इक्वेशन लिखना आता है अपने को। स्पीड ऑफ लाइट निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? सब जानते हो कि स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए अगर हम उसको v लिखते हैं, तो v की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, ओमेगा बाई के, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। और फिर आपने ये भी देखा कि इसको मैक्सवेल ने कुछ ऐसा प्रूफ करके देखा, ये म्यू और एप्सिलॉन के बराबर आता है, म्यू और एप्सिलॉन के बराबर आता है। जब आप वैक्यूम पर होते हो तो ये v की वैल्यू c हो जाती है वैक्यूम में। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ चुके हो, बस जस्ट रिवाइजिंग। v is equal to c, which is equal to 1 upon under root mu naught epsilon naught। किसी मीडियम पर आप होते हो, तो मीडियम में जो v की वैल्यू होती है उसको c बाई म्यू या फिर n लिख देते हैं, जहाँ पर म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है, दैट मींस मीडियम की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। और वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आपको ये बता रहा होता है कि उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1। सो मीडियम पर जो स्पीड आती है वैक्यूम की स्पीड से छोटा रहता है, और इस म्यू का नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो आपने रे ऑप्टिक्स में यूज किया हुआ है। मोर ओवर आपको एक बार ये पता चल गया कि उसकी स्पीड क्या चल रही है, देन यू कैन थिंक ऑफ कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, क्योंकि ये वेव है, वेव के लिए यही पैरामीटर्स लगते हैं। तो ये जो के होगा वो वेवलेंथ को कैरी करके चल रहा होता है, और फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से लिंक कर सकते हैं। और इनका अपना एक रेंज होता है, सो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ को हम लोग लाइट कहते हैं।
नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग क्या करेंगे, जब भी वेव इक्वेशन लिखना होगा लाइट के लिए, तो हम लोग केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है वंस वी नो दिस इक्वेशन कैन बी कैलकुलेटेड. So these two are not independent from each other, they are rather dependent on each other, and if one is known, another can be identified. फर्दर अगर हम लोग बढ़ते हैं वेव के और भी कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करने की कोशिश करते हैं. तो जब कभी आपको वेव इक्वेशन पता होती है, लेट्स से इक्वेशन लिखते हैं E is equal to E naught sin kx minus omega t plus phi. This is the equation of wave. और वेव इक्वेशन में आप पढ़ चुके हो कि इनका मीनिंग क्या होता है. सो ये अपने को बोलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, बाकी ये वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, फेज डिफरेंस है, जो भी हम लोग जानते हैं सारा कुछ वही है. और किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है, क्या वेलोसिटी होगी, वो सारा कुछ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर ये वेव इक्वेशन है तो इसके पास कितना एनर्जी एसोसिएटेड है. यू रिमेंबर दैट एनर्जी एसोसिएशन. तो अगर पॉइंट्स को मैं रिकॉल करूँ साइड में, सो दैट विल बेनिफिट यू. हम लोग कुछ ऐसा लिखते थे, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस 5 फॉर अ सिंगल वेव. फिर then you used to write for couple of waves together. फिर आपको पता था कि इसके लिए कंडीशन क्या होती है. अगर कंडीशन रिकॉल करें तो कुछ ऐसा लिखते थे, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, यू नीड टू. और ये इक्वेशन क्या बताता है, ये इक्वेशन बताता है कि y जो कि फंक्शन ऑफ x एंड t है, उसको हम लोग वेव इक्वेशन तभी बोलेंगे अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है. सिमिलरली आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि कौन सी कंडीशन वैलिड होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम वेव इक्वेशन लिखना चाहें. तो अगर ऐसा नहीं लिखेगा तो उसको इस तरह से लिख सकता है. इससे और लगा देते हैं, तो यहाँ पर और आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. सी कब यूज करोगे, सी तब यूज करोगे जब वैक्यूम पर होगे या फ्री स्पेस पर होगे. अदरवाइज यहाँ पे क्या यूज करना है, वी. और सी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होती है, व्हाट इज सी. अब यहाँ पे देख लो, सी की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. स्क्वायर करोगे तो वैसे ही आ जाएगा. तो कई बार इसको ऐसा भी लिख करके दिखाएगा आपको. एक दो बार एग्जाम में पूछ लिया है कि कौन सा रिलेशन ट्रू होता है, तो आप बोलोगे ये रिलेशन ट्रू होता है. वी स्क्वायर को या सी स्क्वायर को आप 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर सकते हो. So that will be leading to the equation of wave for light. और ऐसा भी कह सकते हो कि ये कंडीशन है कि कोई भी एक्सप्रेशन इस अगर वो लाइट को एक्सप्रेस कर रहा है वेव के फॉर्म में, तो उसके लिए ये रिलेशन ट्रू होना चाहिए. यू हैड अदर टर्म्स ओवर हियर, जैसे कि आपने पढ़ा था कि इसके पास पावर कितनी होती है, इंटेंसिटी कितनी होती है, एनर्जी कितनी होती है. आपको पता था कि जो इंटेंसिटी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. यहाँ पर भी जो लाइट की इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ये काफी पॉपुलर रहता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी ऑफ वेव कैलकुलेट करना मतलब आप जानते हो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. और लाइट के लिए वो इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस से. सो अगर लाइट ज्यादा ब्राइटर है दैट मीन्स उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है. डिम लाइट है इसका मतलब उसके पास लो इंटेंसिटी है. सो इंटेंसिटी बेसिकली इज कनेक्टेड विद दिस ब्राइटनेस. तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर. ऐसा बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वो हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ था. और फिर हम लोगों ने इसके लिए एनर्जी निकाला हुआ था. एनर्जी का भी लिख देते हैं. आपने निकाला था एनर्जी डेंसिटी.
जब आप एनर्जी डेंसिटी लिखते हो तो दैट यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसको आपने दो तरह से लिखा होगा, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। सो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी दोनों को यूज करते हैं। फिर आपको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हुआ करता था, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना, हम लोगों ने एक बार प्रूव किए हुए हैं। ये कुछ ऐसा रहा होगा, हाफ दिस डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी का मतलब आप समझते हो, याद आ रहा होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। कैसे याद रख सकते हो मैं बताता आपको। हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, तो हाफ रो दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ द मीडियम इनटू v स्क्वायर दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑसिलेशन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के पास होती है। तो पार्टिकल्स के लिए हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी के लिए डेल y अपॉन डेल t, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल square. So that was the formula for kinetic energy density. This how you can remember. Potential energy density क्या होती थी? तो potential energy density you used to write as a half rho v square del y upon del x का whole square. So this used to be potential energy density. दोनों को यहाँ पर रख देते थे, फिर उसको सिंप्लीफाई कर देते थे, फिर उसको इंटीग्रेट कर सकते हो वॉल्यूम को लेकर के, मे बी लाइक वन वेवलेंथ के लिए, तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन आता है, वो भी आप ड्राइव कर सकते हो। सो ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये याद रखना होता है। फिर अगर आपसे वन वेवलेंथ के लिए पूछेगा तो जो हम लोगों ने प्रूफ किया था उसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली। और क्या कर सकते हो आप, अगर किसी और पोर्शन ऑफ लेंथ के लिए पूछता है तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी पता चलेगी। सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट एनर्जी, एनर्जी को अगर आप यू लिखते हो तो दैट्स गोइंग टू बी एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम के लिए आप क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ लिख करके जितना भी लेंथ आपको रिक्वायर्ड हो उतना यूज कर सकते हो। So dV has to be used as a cross-sectional area into length, which is dx. We have done all of this. In fact, we have done this the same for light as well. अगर आप याद करो, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए लिखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज पड़ी थी जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हुआ करती थी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हुआ करती थी। अगर वो एनर्जी डेंसिटी आपको याद है तो टोटल एनर्जी डेंसिटी भी हम लोग लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अगर आप इसको u लिखते हो, सो इट टर्न आउट टू बी, इफ यू रिमेंबर, इट टर्न आउट टू बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, which was also equal to b नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस म्यू नॉट। ये एवरेज की टोटल एनर्जी डेंसिटी है। और इसको कैसे प्रूफ किया गया था, अपनी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक के लिए लगाया था, मैग्नेटिक के लिए लगाया था, फिर प्रूफ किया था कि दोनों में बराबर बराबर अमाउंट होता है, 50-50% कंट्रीब्यूशन होता है। सेम थिंग वी कैन अप्लाई ओवर हियर। एक बार अपने को एनर्जी डेंसिटी मिला, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं कि कितना टोटल एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा होगा। फिर इंटेंसिटी निकालने के लिए एनर्जी पर यूनिट टाइम इनटू दिस पर यूनिट एरिया, उससे पता करते हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर जो पूछेगा एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड, वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लिख रखा है और वेव चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जनरली उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ब्राइटनेस से रहते हैं। एक्सपेरिमेंट अभी आने वाला है, वो ब्राइटनेस पे डिपेंड करेगा। सो मेन कंसर्न होगा कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो यहाँ पर आपने यूज किया था। कॉन्सेप्ट लाइक कि जब सुपर पोजिशन ऑफ वेव होता है, देन यू रिमेम्बर कि किस तरह से इंटेंसिटी बदलती है। फिर इंटरफेरेंस ऑफ वेव होता है, किस तरह से इंटेंसिटी वेरी करती है, वो सारे यहाँ पर भी वैलिड होंगे। सो फॉर सिंगल वेव इक्वेशन यू नीड टू राइट की कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन, इंटेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, पावर। अगर पावर डिफाइन करना होगा तो एनर्जी पर यूनिट टाइम बोलेंगे तो पावर आ जाएगा। अब वेव चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो और भी सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल हो जाएंगे। सिंस ये वेव है और हम लोग यूजुअली देखते हैं कि एक ही लोकेशन पे मल्टीपल लाइट्स मिलती हैं। जैसे आपके रूम पर लेट्स से कि आपने दो बल्ब्स को जला रखा है या दो ट्यूबलाइट्स या एलईडीज जल रहे हैं, तो एक ट्यूबलाइट की जो लाइट है, सेकंड का जो लाइट है, दोनों सोर्सेज के लाइट्स एक साथ एक ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसका मतलब है साइमल्टेनियसली टू वेव्स आर लोकेटेड एट द सेम लोकेशन। सो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कि that is known as superposition of waves। यहाँ पर हम लोग ऐसा हेडिंग डाल देंगे, superposition of two or more light waves।
आप चाहो तो सिंपलिसिटी के लिए लाइट वेव्स को भी y वाले एक्सप्रेशन से डिनोट करना स्टार्ट कर दो, जैसे कि आप उसमें डिनोट किया करते थे, वो भी चलेगा। और अदरवाइज आप e के टर्म में डिनोट कर सकते हो। लेट्स से कि हमारे पास एक लाइट वेव है जो E1 है। ये E1 की जो वैल्यू है दैट इज E01 साइन kx माइनस ओमेगा टी है। एक दूसरा लाइट है जो कि E2 है, इसका एम्पलीट्यूड E02 है और ये भी कुछ साइन सेम वेवलेंथ का है, सेम फ्रीक्वेंसी का है, बट अलग फेज डिफरेंस से चल रहा है। और मे बी लाइक कि अपने पास एक और भी वेवलेंथ है, सो यू कैन हैव a number of light waves superposing together. So what is a superposition? That means when two or more light waves are located at the same place at the same time. So x की वैल्यू सेम रहेगी, t की वैल्यू सेम रहेगी और बाकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी भी उनकी सेम जा रही है। So what is the resultant light wave equation? So उसको अगर आप E से लिखना चाहते हो रिजल्टेंट का, तो that will become E0 sin, और आप ऐसा लिख लो पहले, that is going to be basically E1 plus E2 plus E3 and so on. जितने भी होंगे उनको आप ऐड करते हुए चले जाओगे। Y1 plus Y2, that was the concept of superposition. और इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने वेब में लिखी हुई है, आप वहां से भी कैच कर सकते हो। अगर अपने पास दो हैं, जैसे कि ये केवल दो थे, तो अभी ये डॉट डॉट को अगर मैं इरेज कर दूं तो दो जैसा दिखेगा। मल्टीपल होगा तो आप इसको ऐड करते रहोगे। इन दो केसेस के लिए क्या बनेगा, आप पाओगे कि दो या उससे ज्यादा कितने भी क्यों ना हो, जैसा कि आपने एसी में भी देखा था, ये फेजर जैसा काम करेगा, फेज डिफरेंस फाई रहा होगा। इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी लाइक ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल। सो रिजल्टेंट विल बी आल्सो ऑफ द सेम फॉर्मेट। सेम फॉर्मेट का मतलब कुछ एम्पलीट्यूड आएगा, साइन रहेगा और ये नंबर रहेगा फेज, और एक कुछ फेज डिफरेंस आ सकता है। सो दैट विल बी द रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। अगर ये रिजल्टेंट वेव इक्वेशन है तो ई नॉट क्या होगा वो पता करना है, डेल क्या होगा वो पता करना है। इसको भी आप फेजर से ड्रॉ कर सकते हो या फिर वेक्टर जिसको बोलते हो उससे बोल सकते हो। ये आपका ई नॉट वन है और ये अपने को ऐड करना है दूसरा वाला है। सो रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी दिस। तो इसको कई तरह से समझ सकते हो आप, वेक्टर के कॉन्सेप्ट से भी रिलेट कर सकते हो कि ये वेक्टर का एडिशन है। So this is going to be the amplitude of 1, this is going to be the amplitude of 2, this is going to be the final amplitude, this is going to be the phase difference phi। इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई है। और सिंस ये साइन ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी था, इसी पे हमने डेल यूज किया है, तो इससे ये डेल बन जाएगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको तुरंत याद आ जाएगा। एक बार आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद आता है तो आपको पता चलता है कि रिजल्टेंट क्या होता है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ विदाउट प्रूविंग, क्योंकि इसको हम लोगों ने वेक्टर में भी प्रूव किया है और वेव में भी प्रूव किया है, एसी में भी देखा है। ई नॉट इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ई नॉट वन, बस यहाँ पे सिंबल्स बदल गए, ई नॉट टू का स्क्वायर आएगा प्लस 2 टाइम्स ई नॉट वन इंटू ई नॉट टू इंटू कॉस फाई आ जाएगा। आप चाहो ई नॉट वन ई नॉट टू को ए वन ए टू से भी लिख सकते हो, बिल्कुल आपकी चॉइस है, सिंप्लिसिटी के लिए, जैसा कि आपने वेब में किया था। सो दैट्स गोइंग टू बी द रिलेशन दिस। और अपने को डेल भी लगेगा तो 10 डेल भी निकाल सकते हैं। 10 डेल की जो वैल्यू होती है उसमें आपको ये कंपोनेंट लगेगा जो कि ई नॉट टू का साइन कंपोनेंट होगा। तो हम लोग लिखते थे बी साइन फाई डिवाइड बाई ए विच इज ई नॉट वन प्लस बी विच इज ई नॉट टू कॉस फाई। सो पॉइंट इसके अपने को अगर ई नॉट वन ई नॉट टू और फाई पता हो तो हम दोनों वैल्यूज बता सकते हैं, एम्पलीट्यूड एज वेल एज फेज डिफरेंस। ये दो वेव्स के लिए, दिस इज फॉर टू वेव्स। इफ देयर आर मल्टीपल वेव्स यू कैन कीप ऑन ड्राइंग दिस फेजर, सारे वेक्टर्स को ड्रॉ करो, रिजल्टेंट ई निकालो, रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालो, उसको भी हम लोग सॉल्व करके पता कर लेते हैं। सिंस यू हैव डन इट एन नंबर ऑफ टाइम्स तो आपको जल्दी से रिकॉल आ रहा होगा। अगर अभी भी कोई इशू जा रहा है तो हम लोग एक क्वेश्चन से उसको चेक कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, आपने कुछ लिखा था, आपके चैट्स नहीं मिल रहे थे मेरे को, एक बार मैं चेक करता।
You wanted to see the previous slide, was that? ये रिलेटिव कंपैरिजन किया था प्रीवियस स्लाइड में. नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल को आप सॉल्व करेंगे. ऐसा बोलता है कि इफ two light waves superpose, then find amplitude of the resultant wave or resultant light wave. कौन कौन सी दो लाइट वेव्स हैं? लेट्स से कि एक E1 दिया गया अपने को. E1 is some 40 sin kx minus omega t, and there's a E2 that is 40 cos kx minus omega t. So ये दो लाइट वेव्स हैं, आपस में सुपरइम्पोज होते हैं. रिजल्टेंट जो लाइट रे बनने वाली है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा ये अपने को पता करना है. ट्राई कीजिए. एक आंसर आ रहा है 40√2. ओके, सो इनकेस अगर आपको वेव के कॉन्सेप्ट्स याद हैं, देन यू विल फाइंड कि अपने को उसी को यूज करना है. तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? यू विल फाइंड कि सॉल्यूशन विल गो लाइक दिस कि अपने को एक एम्पलीट्यूड इधर देखना है, दूसरा एम्पलीट्यूड इधर देखना है, दोनों के बीच का एंगल पता करना. तो पहले इनके बीच का फेज डिफरेंस आपको पता करना पड़ेगा. फेज डिफरेंस आप देखोगे ये x माइनस ओमेगा टी है, एक x माइनस ओमेगा टी है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है. फेज डिफरेंस के लिए अपने को ये भी पता करना होता है कि उनके आगे जो साइन या कॉस है सेम रहना चाहिए. सो आप एक काम कर सकते हो, यू कैन रीराइट दिस मे बी लाइक दिस कि दिस इज गोइंग टू बी 40 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 90. क्योंकि आप जानते हो कि अगर साइन 90 प्लस थीटा बोला जाए तो वो कॉस थीटा बन जाता है. इसका मतलब ये सेकंड वाला लीड कर रहा होगा 90 डिग्री से. तो सिंस सेकंड वाला लीड कर रहा होगा तो एक आपके लिए ये वेक्टर बनेगा और दूसरा वेक्टर आपको 90 डिग्री पर ऐसा लगाना पड़ेगा. फिर यू विल नो कि ये 40 का यूनिट लग, फिर 40 है, ये भी 40 है, तो रिजल्टेंट मस्ट बी समवेयर देयर. और एक बार आपने फेजर बनाया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री तक, क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री दिखा था मेरे को. सो ये 40√2 हो जाएगा. बस हो गया, आपको कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है. इनफैक्ट आप ये भी एंगल बता सकते हो, ये जो डेल होता है कितना आ जा रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री आ जाएगा. सो आप बोलोगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 40√2. किस यूनिट पर होगा? जिस यूनिट में E1 है, जिस यूनिट पर E2 है. गॉट इट? सो 2 के लिए आपसे पूछेगा, बहुत जल्दी बता दोगे. 3 के लिए पूछेगा तो आपको फेजर को और भी आगे बढ़ा देना, दैट मींस वेक्टर्स का एडिशन बनाना है. आप चाहो तो इन सारे वेक्टर्स को सेम पॉइंट पे भी ड्रॉ कर सकते हो. जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, एक और क्वेश्चन 2 या उससे ज्यादा के लिए. लेट्स से अपने को लाइट दिया गया, एक E1 लाइट है जो कि कुछ ऐसा जाता है 2 टाइम्स साइन kx माइनस ओमेगा टी, और एक E2 है जिसकी वैल्यू है 2 टाइम्स साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4.
अपने पास E3 है which is 2 times cos kx minus omega t. Equation is simple, find resultant amplitude. ट्राई कीजिए। एक 2 + √2 बताया जा रहा है। √2 + 1 ओके। सो केवल 2 हो 3 हो या 4 हो हमारे लिए मैटर नहीं करता एज लॉन्ग एज वी नो कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। सो आप इसको A1 मान लीजिए, A2 मान लीजिए, A3 मान लीजिए और फेजर बना दीजिए। फेजर बेसिकली दे आर द वेक्टर्स सॉर्ट ऑफ, नॉट इन टेक्निकल सेंस। सो अब बोलोगे कि एक x डायरेक्शन है, सो वी आर अज्यूमिंग दिस डायरेक्शन टू बी x डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर रेफरेंस डायरेक्शन है। E2 इससे 45 डिग्री पर जाएगा और E3 से 90 डिग्री पर जाएगा, क्योंकि cos है, cos को sin में कन्वर्ट करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये 3 वेक्टर्स हैं, इसका भी एम्पलीट्यूड 2 है, इसका भी एम्पलीट्यूड 2 है, इसका भी एम्पलीट्यूड 2 है। इनका रिजल्टेंट लगेगा अपने को। अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हो और आपको ये पता भी है कि एंगल 45 है, क्योंकि ये 45 दिया था π/4, सो वी कैन से कि इनका आपस में रिजल्टेंट निकालोगे तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। सो 2 और 2 जो 90 डिग्री पर हैं वो 2√2 बन जाएंगे और ये आपस में एड अप हो जाएगा। तो कैन वी से कि जो रिजल्टेंट E0 आने वाला है दैट हैज टू बी 2√2 + 2, which we can write 2 as the √2 + 1 or something like that. इनफैक्ट और डेसिमल में वैल्यू निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि फाइनल डायरेक्शन क्या होगी। ये फाइनल डायरेक्शन हो जाएगी 45 डिग्री फ्रॉम दिस। तो अगर अपने को फाइनल इक्वेशन भी लिखना हो, लेट्स से कि अगर अपने को लिखना है E which is basically E1 + E2 + E3, कई बार लोग इसके ऊपर ऐसे फेजर लगा देंगे, आप समझ जाना कि वो फेजर्स का सम करना है। तो जो अपने लिए E आने वाला है, यू विल फाइंड कि उसके लिए एक E0 आएगा और एक साइन आएगा kx - ω t आएगा, क्योंकि हम लोगों ने साइन लिया था, प्लस डेल आएगा। आपको E0 भी पता है जो कि 2 times √2 + 1 है। यू ऑल्सो नो अबाउट डेल, तो ये आएगा kx - ω t + π/4। फिर आपसे पूछ सकता है कि जो रिजल्टेंट लाइट आ रही है उसका ये सेकेंड वाले से कितना फेज डिफरेंस है। तो आप बोलोगे सेकेंड वाले से इसका जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। फिर आपसे पूछ सकता है कि इससे कितना फेज डिफरेंस है, तो π/2 इसका होगा, π/4 इसका है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 डिग्री मिलेगा। कौन सा लीड कर रहा होगा, फिगर से आप पता कर सकते हो, इससे भी π/4 रहेगा। सो पॉइंट इज कि हम फेज डिफरेंस बता सकते हैं, रिजल्टेंट इक्वेशन बता सकते हैं, एम्पलीट्यूड बता सकते हैं, और ये हमारे लिए मैटर करता है। दैट्स कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इफ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली देन यू विल फाइंड कि आप कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, जो भी आपने वेव में किया था एग्जैक्टली उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, बस y और a1 की जगह E1 और E0 को यूज कर रहे हो। मोर ओवर, उसके बाद आपने पढ़ा था एक और कॉन्सेप्ट, उसको भी मैं रिकॉल कराता हूँ और कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। यू रिमेम्बर इंटरफेरेंस ऑफ वेव? जब लाइट वेव्स हो या फिर कोई भी वेव हो, इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेरेंस होता है, तो क्या चल रहा होता है? इंटरफेरेंस, एक आर मिसिंग है, चेक कर सकते हो उसको। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स अगर अपने को पता करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब अगेन 2 और मोर लाइट रेज एक साथ एक ही लोकेशन पर आएंगे तो उनकी जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस चेंज होगी फेज डिफरेंस के बेसिस पर, या फिर इंटेंसिटी चेंज होगी, बिकॉज वी नो कि इंटेंसिटी को ब्राइटनेस से लिंक करते हैं। तो जो रिजल्टेंट ब्राइटनेस होगी वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बता रही होगी। अब ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं वो आपको पता रहता है। सो जिस तरह से वहां पर यूज करते थे डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी, लेट्स से कि अपने पास एक लाइट है E1, क्योंकि E01 sin kx - ω t है,
E2 is equal to E naught 2 sin kx minus omega t प्लस 5। जब कभी हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ने वाले होंगे तो अपने को सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की लाइट को फेज डिफरेंस में रख करके सुपरपोज कराना होता है। तो जो रिजल्टेंट आता है वो आपको पता होता है कि दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल। ये हम लोग अभी तक समझ चुके हैं। आपको ये पता है कि लेट से इसकी इंटेंसिटी I1 थी, तो जो I1 इंटेंसिटी होगी दैट विल प्रोपोर्शनल टू I नॉट 1 का स्क्वायर। इसकी इंटेंसिटी अगर I2 है सो दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू I नॉट 2 का स्क्वायर। रिजल्टेंट इंटेंसिटी I है दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू I नॉट स्क्वायर और E नॉट स्क्वायर बेसिकली। सिंस अपने को पता होता है कि जो E नॉट का स्क्वायर है that is E naught 1 का स्क्वायर that is A square plus B square plus 2 times A into B या A1 into A2 cos phi। ये आप लगाते हो, phi मतलब इनका फेज डिफरेंस। सो अब आप इनको इंटेंसिटी के टर्म में लिख लो। इनका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। सो ये अपने को क्या रिजल्टेंट देता है? रिजल्टेंट ये देता है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उसमें फर्स्ट लाइट की ब्राइटनेस लगेगी, सेकेंड की ब्राइटनेस लगेगी, 2 टाइम्स अंडर रूट I1 और I2 आएगा, cos phi आएगा। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद भी होगा, वेब में आपने इसको ड्राइव भी किया था, यहाँ पर भी आपने देखा एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है क्योंकि ये भी वेब है ना। ये बोलने की ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजल्टेंट जो ब्राइटनेस होती है ना वो फर्स्ट लाइट की ब्राइटनेस और सेकेंड लाइट की ब्राइटनेस का न्यूमेरिकल सम नहीं होता है, बल्कि ये नंबर भी उसको इन्फ्लुएंस करता है और इस नंबर में ये फाई इन्फ्लुएंस करता है। और आपने देखा था कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम मिनिमा को डिलीवर करता है। सो आप जानते हो इससे अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या निकला था कि आई की वैल्यू मैक्स हो जाती है और ये जो आई मैक्स होती है दैट बिकम्स अंडर रूट I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। और ये कब हो रहा होता है? जब फाई की वैल्यू यू रिमेम्बर 2n पाई हुआ करती है, 2n पाई, और वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है वो n लैम्डा सॉरी पाथ डिफरेंस जो होता है वो n लैम्डा होता है। पाथ डिफरेंस आपको याद होगा, यहाँ पर बहुत यूज होने वाला है। पाथ डिफरेंस का मतलब हुआ कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस एक दूसरे से लिंक होते हैं। सो इस कंडीशन के लिए आपको ये रिजल्टेंट मिलता है और ये रिजल्टेंट आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। सो जो ब्राइटेस्ट चीज है, ब्राइटेस्ट लाइट कितनी आएगी वो यहाँ से निकाल सकते हैं। और लीस्ट ब्राइटनेस अगर निकालना हो तो उसके लिए हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यू रिमेम्बर कि आई की मिनिमम वैल्यू होती है, दैट मींस ब्राइटनेस इज गोइंग टू बी लीस्ट एंड ये I1 I2 का होल स्क्वायर आता है। ये मैं डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ वेब वाले चैप्टर से, वेयर फाई की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, तभी ये cos फाई नेगेटिव होता है तो नंबर -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। और यू रिमेम्बर कि जो पाथ डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं, पाथ डिफरेंस शुड बी 2n + 1 और आप इस फॉर्म में लिखोगे तब भी चलेगा, n + ½ लैम्डा, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, यहाँ पे चलता है। सो कई बार लोग इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं 2n + 1 λ/2 और माइनस भी लगाओगे तब भी चलेगा, वो चॉइस आपकी है कि कहाँ से n चूज करते हो। सो दिस इज लीस्ट ब्राइटनेस। अगर दोनों लाइट की इंटेंसिटी यानी दोनों सेम ब्राइटनेस की है तो ये भी कहना चाह रहा है कि अगर हमने सेम ब्राइटनेस की लाइट को यूज किया तो ऐसा भी हो सकता है कि हमको डार्कनेस मिले, क्योंकि उसका इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। जब दो लाइट का मर्ज होने से इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, इसका मतलब देयर विल बी नो लाइट अवेलेबल, दैट मींस देयर विल बी डार्कनेस। सो कई बार आपसे पूछेगा कि क्या हम दो लाइट को मिक्स करके परफेक्ट डार्कनेस क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
और उसके लिए आपको किस तरह का इंटरफेरेंस कराना पड़ेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना पड़ेगा। सो अगर आप चाहो तो एक रूम में ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हो कि 2 LEDs या फिर 2 सोर्स ऑफ लाइट लगाओ, दोनों को एक साथ ऑन करो एंड यू कैन अचीव डार्कनेस एट सम लोकेशंस जहां पर आप ये कंडीशन यानी पाथ डिफरेंस को इस तरह से रिलेट कर पाते हो। तो होता है। सो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटीज कैसे चलती है वो आपको बताया गया। इस पर क्वेश्चन बहुत बहुत ही आता है, चाहे वो वेव से रिलेटेड हो या फिर वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड हो। फिर आपने ये भी देखा था कि अगर दोनों की ब्राइटनेस बराबर हो जाती है तो इस फॉर्मूले को और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए भी मैं फॉर्मूला आपको रिकॉल करा देता हूँ और बना देता हूँ बेसिकली। फिर इसके बाद इसका यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट में। और एक पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है जो आपके सिलेबस पे है, जिस पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट डेफिनेटली आता है, और वो इसी इंटरफेरेंस को यूज करता है। ये कॉपी कर लिया होगा और आपके पास ये सारा कुछ है ऑलरेडी। तो इसकी एक कंडीशन वाला पार्ट और देख लेते हैं। मोस्टली हम लोग वही यूज करेंगे। इफ टू लाइट्स of equal brightness are used in interference, then how it looks like. So आपको I1 की वैल्यू लेट से I0 पता चल गया, I2 की वैल्यू भी I0 है, और अपने को I की वैल्यू पता करनी है। सो you'll find कि अपने पास जो रिलेशन था इंटेंसिटीज वाला, इस पे हम उसको प्लेस कर देंगे। So I will be equal to, since अपने को पता है I is equal to I1 plus I2 plus 2 times square root of I1 I2 cos phi। आपको वेब में भी बताया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो इंटेंसिटी जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और जैसे मास आपका है, तो अगर आपके पास 5 kg का ब्लॉक है और आपके पास 2 kg का ब्लॉक है, दोनों को एक साथ रखते हो तो टोटल मास कितना हो जाएगा? तो 5 + 2 करते हो। ये इनफैक्ट सभी ऑलमोस्ट सभी स्केलर क्वांटिटीज में आप यही करते हो। लेकिन यहाँ पे स्टोरी इंटायरली डिफरेंट है। इंटेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है और दो लाइट आपस में मिल रहे हैं, इसके बावजूद भी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दैट इज नॉट I1 + I2, इनफैक्ट इट इज दिस एक्स्ट्रा, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अब इसको आप सिंप्लीफाई करो उस केस के लिए, अगर इक्वल ब्राइटनेस का आएगा, तो अगर दो लाइट आप इक्वल ब्राइटनेस को लगाते हो तो ब्राइटनेस डबल नहीं होगी, बल्कि वो इस फॉर्मूले से गवर्न हो रही होगी। सो इट विल बिकम I is equal to I0 plus I0 plus 2 times under root I0 will become I0 or cos phi. When you will simplify this, this will turn up to I is equal to 4 times I0. You must be remembering this formula, cos square phi by 2. इसको आप I0 कॉमन लो, 2 कॉमन लो, 1 plus cos phi को cos square phi by 2 में कन्वर्ट कर लो, so ये फॉर्मूला बनता है। So when you have identical brightness of two lights and you superpose them and then try to find out the resultant intensity, its resultant intensity will be 4 times I0 cos square phi by 2. That means phi will decide कि कितना उसका वैल्यू जाने वाला है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि इंटेंसिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, और cos स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी भी नहीं हो सकती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? मैक्सिमम वैल्यू विल बी 4I0। इसका मतलब इक्वल ब्राइटनेस की अगर लाइट को जो आप सुपरपोज कराते हो तो आपको 4 टाइम्स मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगी, 0 टाइम्स मिनिमम ब्राइटनेस मिलेगी। इसका मतलब ब्राइटनेस विल रन फ्रॉम डार्कनेस टू 4 टाइम्स ऑफ ब्राइटनेस। यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम पता कर सकते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन में वो इक्वल सोर्सेज को यूज करेगा, तो ये बात कर सकते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने कुछ टर्म यूज किए थे, कोहेरेंट सोर्स एंड नॉन कोहेरेंट सोर्स वेव में, वो भी यहाँ पर ट्रू है। आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने ये देखा पढ़ा था कि इंटरफेरेंस को अचीव करने के लिए जो भी हम लोग वेव्स को यूज करते हैं, दे मस्ट बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ कोहेरेंट सोर्स।
देन यू विल रिमेंबर कि व्हाट इज अ कोहेरेंट सोर्स. कोहेरेंट सोर्स का मतलब हुआ कि अगर ये लाइट वेव है, एक दूसरा लाइट वेव ये है, दोनों का फेज डिफरेंस फाई है, तो जो भी ये फाई की वैल्यू है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन पर बदलना नहीं चाहिए. मतलब जो भी फेज डिफरेंस उनके साथ है वो फेज डिफरेंस शुड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोपगेशन. सो व्हाटएवर द फाई इज दैट हैज टू बी कांस्टेंट. जैसे फाई की वैल्यू, अगर हम प्रीवियस एग्जांपल पर जाते हैं, जैसे इस पे फाई की वैल्यू π/4 है, तो ये π/4 एक कांस्टेंट नंबर है. यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते कि दिस इज π/4 इंटू टी. मतलब टी लगाने से ऐसा लग रहा है कि ये टाइम के साथ बदलेगा, तो फिर ये कोहेरेंट सोर्स नहीं रहेंगे. या फिर हम यहाँ पर x लगा देते हैं, तो फिर ये कोहेरेंट सोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये अलग अलग पोजीशन पे फाई की वैल्यू बदल रही है. सो व्हाटएवर द फाई इज सर कमिंग इट हैज टू बी कांस्टेंट. यस. सर π/4 प्लस टी रहा तो वो कोहेरेंट हो सकता है ना, क्योंकि वो तो फिर टी के रिलेशन में हाँ, ओमेगा प्लस π/4 करके वो उसका बिल्कुल फेज बिल्कुल. डिफरेंस 0 कर देंगे. आप ऐसा कर सकते हो कि अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन रहा तो उसको टी के साथ मर्ज करोगे, ठीक है. और जब टी के साथ मर्ज करोगे तो वो टी का फंक्शन बन जाएगा, और ये इक्वेशन आपके लिए वैलिड रहेगी. लेकिन क्या होगा कि जैसे सपोज कर लीजिए इसके साथ मैंने प्लस टी लगाया होता, तो ये हम इसको जब एडजस्ट करते तो इसके इसके साथ फिर ये इसका वो सेम फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता. तो फिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, फिर इनको सुपरपोज कराने में अपने को पता चलता है कि ये सेम फ्रीक्वेंसी के नहीं रहे और उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है. बट यस, मैथमेटिकली अगर कोई भी टर्म आएगा टी का तो टी के साथ मर्ज कर देंगे, एक्स का आएगा तो एक्स के साथ मर्ज कर देंगे. बट व्हेन वी आर कंपेयरिंग दिस विद दिस, so we need to have this number identical. Then after there should not be any function x or t. अगर कोई फंक्शन x और t आ गया, इसका मतलब these two waves are not from the coherent source. ये कोहेरेंट सोर्स पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक दो बार एग्जाम में उसने पूछ ही लिया कि कोहेरेंट सोर्स होता क्या है, दो तीन ऑप्शंस देख करके या फिर कुछ लैंग्वेज को लिख करके. सो अपने को ये समझना है कि whatever this phase is, the same has to be this phase, and whatever else is, it has to be a number. So that means this number π/4 will not change no matter what is x, no matter what is t. हाँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि वो π/6 हो जाए चलेगा, π/8 हो जाए चलेगा, जो भी नंबर है इट हैज टू बी अ नंबर, दैट्स ऑल. सो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटरफेरेंस तभी वैलिड होता है जब कोहेरेंट सोर्सेज से निकाले गए हो. सो लाइट फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज, मैं इसी पे लिख देता हूँ, लाइट फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज. So then this will be the resultant, then this will valid, then this will be valid. और फिर आपका ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लगेगा. आपको ये भी याद होगा हम लोगों ने वेव में पढ़ा था कि अगर वो कोहेरेंट सोर्स से नहीं हुआ, नॉन कोहेरेंट सोर्स से आया, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है. तो ये जो फॉर्मूला होता है वो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए वैलिड होता है. नॉन कोहेरेंट सोर्सेज होंगे तो फाई की वैल्यू चेंज करेगी और हमारा एक्स चेंज करेगा, टी तो आप हमेशा चेंज करता रहता है. तो अगर फाई की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है तो हमको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो इसकी एवरेज वैल्यू आएगी i1 की एवरेज वैल्यू, i2 की एवरेज वैल्यू, इसकी एवरेज वैल्यू cos फाई की एवरेज वैल्यू. और आप जानते हो cos फाई की एवरेज वैल्यू 0 होती है अगर फाई रेंडमली चेंज करता है. तो फाई रेंडमली चेंज करेगा, देन यू विल फाइंड cos फाई विल बिकम 0. cos फाई जैसे ही 0 हुआ तो ये टर्म चला गया, ये टर्म चला गया, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी i1 प्लस i2 रहेगी. इसका मतलब हुआ कि नॉन कोहेरेंट सोर्सेज से जो ब्राइटनेस आने वाली है वो i1 प्लस i2 होती है. इसको आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो. जैसे आप रूम पर जाओ और लेट से डार्क है अंदर, आपने एक एलईडी को जलाया, एक बल्ब को जलाया, तो ब्राइटनेस आती है. साथ में आप दूसरा बल्ब जगाओ, आप देखोगे ब्राइटनेस बढ़ जाती है. एक तीसरा बल्ब भी जगाओगे, ब्राइटनेस और भी बढ़ जाएगी, वो प्रोपोर्शन में बढ़ती हुई चली जाती है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे पास सोर्सेस हैं लाइट के वो नॉन कोहेरेंट है. नॉन कोहेरेंट की वजह से इंटेंसिटी हमारी ऐड होती चली जाती है, i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी ब्राइटनेस बढ़ती है. बट अगर हमारे पास सर कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं तो फिर अलग अलग पोजीशन पे ये चल रहा होता है. यस. Sir, so but if you use the same light bulb, so the frequency will be remain same, no? So the it will हाँ, be coherent sources. आपको ये समझना है कि कोहेरेंट सोर्सेस कैसे क्रिएट करते हैं. वो केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता. कोहेरेंट सोर्सेस का कंडीशन ये है कि फाई कांस्टेंट रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, रिक्वायर्ड है, वेलोसिटी और वेवलेंथ सेम होगा, वो भी रिक्वायर्ड है. बट उनका जो फेज डिफरेंस है
that should not change with location or time. और ये इंश्योर करना इज नॉट अ इजी टास्क. इसको हम लोग केवल लेबोरेटरीज में बहुत पर्टिकुलर सेटअप पे कर सकते हैं. हाँ, एक उसके लिए फंडा है. उसके लिए फंडा ये है कि अगर हमारे पास एक ही सोर्स होना, एक ही सोर्स से अगर हम लोग क्रिएट करते हैं, अगर आप वही बोल रहे हो, एक ही सोर्स से क्रिएट करते हैं, अगर सपोज के लिए एक सोर्स से आपने दो वेव लाइट को क्रिएट कर लिया, तो वो कोहेरेंट हो जाएंगे. बाकी किसी और से क्रिएट करना काफी चैलेंजिंग होता है. अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्रिएट करते हैं कोहेरेंट सोर्स. सो यू जस्ट वेट एंड वॉच. ये आप घर पे भी कर सकते हैं, छोटा सा सेटअप लगा करके. तो छोटा सा पॉइंट मैं बोलता हूँ पहले. इसको लिख देता हूँ कि इन केस ऑफ नॉन कोहेरेंट source light, resultant intensity is given by I is equal to I1 plus I2. So अगर अपने पास नॉन कोहेरेंट सोर्स होंगे तो आप उनकी इंटेंसिटी को ऐड कर दोगे, जस्ट लाइक यू नो स्केलर नंबर्स. I1 plus I2 plus I3, या I3 लिख देते सो दैट की ये I3 है प्लस I4 आएगा प्लस एंड सो ऑन. और जब कोहेरेंट होता है तो हम लोगों ने दो सोर्स के लिए निकाल रखा है. ये केवल दो सोर्स के लिए बताया अभी तक. मल्टीपल सोर्स होंगे तो इसी चीज को आगे बढ़ा देंगे. इन केस ऑफ कोहेरेंट सोर्स लाइट, coherent source light intensity for two waves is I1 plus I2 plus 2 times under root I1 I2 cos phi. एक काम करते हैं, इसको भी केवल दो तक बनाते हैं ताकि आपको ये भी याद रहे कि लाइक मिक्स ना हो. केवल दो के लिए इसको ही बताया, दो लाइट रेस के लिए और ये भी दो लाइट रेस के लिए. मल्टीपल लाइट रेस होंगी तो ये अपना ऐड होता चला जाएगा. तो इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है. इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये फंडा याद रखना पड़ेगा कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है. तो जो आपने इससे पहले ये लर्न किया अभी थोड़ी देर पहले, थ्री वेव्स वाला, ये देखो यहाँ पर क्या लर्न किया आपने, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना लर्न किया है. तो अगर हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा तो उससे हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी बता देंगे. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए कभी भी आपको निकालना पड़े, लेट से को 3 लेटर्स दे देता है, 4 दे देता, बोलता है बताइए कि सुपर पोजिशन और इंटरफेरेंस होने के बाद ब्राइटनेस कितनी आने वाली है. तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाने का, आपको क्या करना है, A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है, फेजर डायग्राम बनाना, उस फेजर डायग्राम बना करके रिजल्टेंट को निकालना है और रिजल्टेंट को देखना है किस तरह से लिंक्ड है. फिर उनको इंटेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर देना है, जस्ट लाइक वी डिड हियर. पहले हमने एम्पलीट्यूड का रिलेशन निकाला, फिर उसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया. सो ये दो के लिए किया था. तीन के लिए होगा तो पहले ऐसा रिलेशन निकालेंगे, फिर उसको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे और फिर अपने को रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी. मोस्टली आपसे एग्जाम में केवल दो के लिए पूछेगा और दो के लिए हम लोग रेडी है पूरी तरह से, इसको यूज कर सकते हो. तो कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट वाला पोर्शन भी आ गया, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आ गया. इसके बाद आपको इसका आई मैक्स और आई मिन का रेशियो दो तीन बार से लगातार ये पूछ रहा है. आई मैक्स और आई मिन का रेशियो बताइए, आई मिन और आई मैक्स का रेशियो बताइए. तो आप जानते हो ये बनेगा अंडर रूट I1, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे याद रख सकते हो, I1 का रूट प्लस I2 का रूट डिवाइड बाई I1 का रूट माइनस I2 का रूट. कहाँ पर प्लस लगाना है, कहाँ पर माइनस लगाना है, यू नीड टू बी केयरफुल. मिनिमम वाला माइनस होता है, मैक्स वाला प्लस होता है. कई बार उनको एम्पलीट्यूड के टर्म में बोलेगा तो एम्पलीट्यूड के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, दिस विल बी ई नॉट ऑफ 1, दिस विल बी ई नॉट ऑफ 2, A1 A2 जिसको बोला करते थे, ई नॉट 1 माइनस ई नॉट 2.
सो आपसे बोलेगा कि इंटेंसिटी का रेशियो इतना है तो एम्पलीट्यूड का रेशियो बताइए, एम्पलीट्यूड का रेशियो इतना है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के मैक्सिमम का रेशियो बनाइए, वो सारी बातें करते हैं। कॉपी कर लीजिए, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है सिमिलर टाइप का इक्वेशन मैं आपको दे देता हूँ, बस हम लोगों ने वेब में भी किया होगा और ये यूज हो जाएगा। सो दोनों को भी याद रखना, ये भी याद रखना, कई बार वो एक बार उसने एग्जाम में पूछा भी, नॉन कोहेरेंट वर्ड यूज कर दिया और पूछा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी। सो ये भी ऑप्शन दिया गया था इस तरह से निकालने के बाद, तो अपने दिमाग में रहता है कि वो I1 I2 cos phi करना होता है। सो वी नीड टू टेक केयर कि वो क्या कोहेरेंट है या नॉन कोहेरेंट है। जिससे कि आपसे ऐसा बोलता है कि if some sort of this, if two lights सर सर अगर हमें बस बल्ब बताए दो बल्ब लगाए तो फिर हम उसको कोहेरेंट लेंगे या नॉन कोहेरेंट? हाँ, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि जितने भी नेचुरल सोर्सेस हमारे पास होते हैं सारे नॉन कोहेरेंट होते हैं, मतलब नेचुरल या ये जो हम लोग आर्टिफिशियल बनाते हैं जिसको यूज कर रहे थे सभी नॉन कोहेरेंट होते हैं। कोहेरेंट होगा तो फिर वो उसको वर्ड से बताएगा ये कोहेरेंट बनाया गया। कोहेरेंट आपको बनाना पड़ता है, और जो आपको रेडली अवेलेबल है वो सारे नॉन कोहेरेंट होते हैं। सो और कैसे बनाते हैं अभी हम लोग YDSC में देखेंगे कि कोहेरेंट अपने को बनाना होगा, वो हम लोग बना सकते हैं। बट अगर ऐसा बोलता है कि एक बल्ब है एक दूसरा बल्ब है, इसका मतलब है कुछ भी नहीं बोल रहा है, दैट मीन्स वो नॉन कोहेरेंट है। और फिर बाकी उसके लैंग्वेज को भी समझ के उसके इंट्यूशन को पढ़ना है कि क्या जानना चाह रहा है, उसका प्राइमरी मीनिंग हम लोग यही समझेंगे कि वो नॉन कोहेरेंट है। इफ टू लाइट्स, सो मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। इफ टू लाइट्स produces brightness or produces maximum and minimum brightness in 9:1 ratio, when they superpose, then find the ratio of their amplitudes. So या तो एम्पलीट्यूड का रेशियो देकर के या मैक्सिमम का रेशियो देकर के एम्पलीट्यूड का रेशियो पता कर लेगा, और मे बी लाइक कि वो इंटेंसिटीज के रेशियो भी पूछ सकते हैं आपसे, ट्राई कर लीजिए। सो आपको उनके एम्पलीट्यूड्स के रेशियो निकालने हैं। एक रेशियो 4:1 बताया जा रहा है। So, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखने में इजी लगेगा बट कैलकुलेशन भी अपने को करनी होती है। सो सिंस वी नो कि अपने को पता है I max by I min, इसको एम्पलीट्यूड के साथ रिलेट करोगे तो कुछ ऐसा आता है, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ 2 डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ 2, इसका स्क्वायर था। और इनको जब आपस में लिंक करोगे तो अपने को आइडिया लग जाएगा। अब आप देखो आपको क्या पता है, I max अपॉन I min दैट इज 9:1, और इसको आप चाहो तो I02 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा I01 अपॉन I02। यही रेशियो अपने को पता करना है। आप चाहो तो I02 माइन ये जो रेशियो इसका नाम x रख लो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1।
अपने को x पता करना है, एक बार x आ गया तो काम हो जाएगा. So you can go for the cross multiplication or whatever you like. It's going to be like 3x minus 3 is equal to x plus 1. So यहाँ पर आओगे तो ये 2x की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी. और x क्या था? x हमारा था E01 अपॉन E02. एम्पलीट्यूड्स का जो रेशियो आ रहा है वो 2:1 आ जा रहा है. वो आपको ऑप्शन देगा 2:1, 4:1. ये दो ऑप्शन तो परफेक्ट बिल्कुल देने वाला है. एक 4:1 देने वाला है, एक 2:1 देने वाला है. बाकी जो भी दे, सपने को क्या करने का, केयरफुल रहना है. किसको पूछा गया है, क्या दिया गया है, क्या करना है. कई बार क्या होता है कि हमको क्या करना है ये पता रहता है, लेकिन क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ते हम, तो उसको भी पढ़ने का. एनीवे, सो 2:1 इज द करेक्ट रिस्पॉन्स. और आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देखोगे मेंस में, तो कई बार ये क्वेश्चन इनफैक्ट रिपीट होता रहता है. 4 मार्क्स. एनीवे, तो आपने रिवाइज कर लिया कि लाइट एक वेव है, कौन किस तरह का वेव है. उसके बाद आपने ये भी देखा है कि उसकी स्पीड कैसे निकाली जा सकती है, उसका मीडियम से क्या रिलेशन होता है, वेव इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, दो वेव्स को कैसे सुपरपोज कराते हैं, उनका इंटरफेरेंस क्या हो रहा होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन जा रहा है, उन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं. और एक ये फॉर्मूला है जिसको हम फिर से लिख देते हैं, हालांकि आप जानते हो, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस वाला. पाथ डिफरेंस. सो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस आपस में रिलेटेड होते हैं. क्या रिलेशन है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई फेज डिफरेंस. और यू कैन से कि जो फेज डिफरेंस होता है फाई 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस होता है. सो एक वैल्यू आपको दी जाएगी, दूसरा हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग वेवलेंथ. तो वेवलेंथ अपने को पता होगी, उसको यूज करके हम पता कर सकते हैं. और एक बार कई सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि वो क्या करेगा कि आपको पाथ डिफरेंस दे देगा, लेमडा देगा, तो वहां से हम फेज डिफरेंस पता चल जाएगा. दो वेव्स की वजह से फेज डिफरेंस पता चल गया, तो फिर हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताने के लिए. अगर वो सेम सपोज कर लीजिए कि सेम ब्राइटनेस का है, तो फिर डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हैं. तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, वार्म अप हो जाएंगे. और सिमिलर टाइप के अपने वेब में भी क्वेश्चंस किए होंगे. तो ऐसा बोलता है कि इफ टू coherent lights have path difference lambda by 4, then find resultant intensity given that both lights have same intensity I naught. So आपके पास दो लाइट्स हैं और उनकी इंटेंसिटी आई नॉट है, कोरेंट सोर्सेस के हैं, और उनके बीच जहां पर वो सुपरपोज कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस आपको बताया गया लेमडा बाई 4 है. रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? अब देखो, ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले किया था, जिसमें दोनों की वेव इक्वेशन दी थी, वहां से हमको फेज डिफरेंस डायरेक्टली मिलता था. यहाँ पर पहले आपको फेज डिफरेंस निकालना है, फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है. सभी लोग ट्राई करें, अगर आपका आंसर सही आता है इसका मतलब आप कनेक्ट कर पा रहे हो.
आई नॉट रूट 2 एक आया हुआ है, 2i आया हुआ है, 2i। Okay, so majority is getting as 2i or basically 2i naught. So क्या करना है, चेक करना है, बताता। पाथ डिफरेंस अपने को पता है, डेल्टा x is equal to lambda by 4. So this will give us phi, that is phase difference, 2 pi by lambda into path difference. 2 pi by lambda, path difference is lambda by 4, which leads to pi by 2. इसका मतलब उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, दैट फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2। एक बार फेज डिफरेंस मिल गया तो इंटेंसिटी कितनी आएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4i नॉट cos स्क्वायर 5/2। सो 4i नॉट cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू π/4 हो जाएगी। 4i नॉट और cos π/4 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करना है तो 1/2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2i नॉट। इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी ट्वाइस आई नॉट हो जाएगी। उसको लाइट की लैंग्वेज में ऐसा बोलेगा कि ब्राइटनेस कितना हो जाएगा, तब बोलोगे ब्राइटनेस डबल हो जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस में इस ब्राइटनेस डबल आ गया क्योंकि उनके बीच का पाथ डिफरेंस λ/4 था। सबको पाथ डिफरेंस देकर के फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी या फिर रिवर्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी देगा और पूछेगा पाथ डिफरेंस बताइए, तो मुझसे पहले फेज डिफरेंस निकालेंगे, फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस निकालेंगे। ये भी काफी पॉपुलर रहता है टाइप ऑफ क्वेश्चन। फाइन, सो आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हो सोर्सेस को लेकर के। नाउ अगर अपने पास दो सोर्सेस हैं, इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, एक सोर्स हमारे पास S1 है और दूसरा सोर्स S2 है, ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हैं, और किसी भी P पॉइंट पर अपने को निकालना कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आने वाली है, ये P पॉइंट है। सो व्हाट वी डू बेसिकली, वी से कि यहाँ से एक लाइट गया, ये लाइट गया P पर, और एक लाइट यहाँ से जाएगा P पर। अगर ये लाइट्स यहाँ से वहां पर पहुंचते हैं, देन यू विल फाइंड कि उनके बीच में पाथ डिफरेंस रहा होगा। वाई पाथ डिफरेंस, क्योंकि ये ज्यादा चल रहा है। लेट्स से इसने ट्रेवल किया x1, इसने ट्रेवल किया x2, और तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ये वो केस हो गया कि जब हमको ये पता हो कि वो सेम लाइन पर है या किसी और डायरेक्शन पर होंगे, तब भी हम पता कर सकते हैं। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा दैट इज गोइंग टू बी x1 माइनस x2। एक दूसरा केस सिनेरियो बना देता हूं मैं। लेट्स से S1 है और ये S2 है। यहाँ पर भी ज्योमेट्री यूज होती है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैथ्स को आपको टेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स वो मैथ्स के से ही आपको पार्ट डिफरेंस निकालना होगा। लेट्स से P पॉइंट आपने यहाँ पे चूज किया है। सो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर लाइट को लेके जाना है, एक लाइट को इस सोर्स से यहाँ पर लेके जाना है, एंड अगेन आपको x1 कैलकुलेट करना है और x2 कैलकुलेट करना है। फिर पाथ डिफरेंस कितना आएगा, देन विल फाइंड पाथ डिफरेंस जो आएगा उसको डेल्टा x, अगर हम लोग अभी भी लिखते हैं तो एस x1 माइनस x2 लिख सकते हैं, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा कम कर देंगे, दैट्स अ पाथ डिफरेंस। नाउ अब ये जो x1 माइनस x2 है, इसको निकालने के लिए आपको ये ट्राइंगल उसके बारे में ये बता देगा कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, या जो भी है उससे अपने को निकालना है। तो ये बेसिकली पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू आ रही है दैट इज गोइंग टू बी S1P माइनस S2P। सो फर्स्ट सोर्स से P कितना डिस्टेंस है, सेकंड सोर्स से कितना डिस्टेंस है, दोनों की डिस्टेंसेस का सेपरेशन पाथ डिफरेंस हो जाएगा। एक बार पाथ डिफरेंस आया तो वहां से हम लोग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब ये इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये अपने को मैथ्स का यूज करना है, ज्योमेट्री को यूज करना है। और एक बार पाथ डिफरेंस आया तो फेज डिफरेंस आ जाएगा, एक बार फेज डिफरेंस आया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। सो आइडिया क्या है कि अगर अपने पास दो पॉइंट सोर्स रखे हो तो स्पेस पे हम किसी भी पॉइंट पर कितना ब्राइटनेस है, कितना इंटेंसिटी हम पता कर सकते हैं। हर एक पॉइंट के लिए अपने को x1 x2 लगेगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। और प्रीवियस स्लाइड आपने पूछा था, यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड है, उसको देख सकते हो।
और ये भी अगर आपको समझ में आ गया, सो यू कैन फाइंड कि इंटायरली न्यू एडवांस में अच्छा इक्वेशन बना के आपको दे सकता है। एक कोहेरेंट सोर्स है, दो कोहेरेंट सोर्स हैं, तो बताइए कितना रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रहा होगा। You just need to use the geometry to find the path difference, and once you are able to find the path difference, you will be able to solve it for intensity. इसी से रिलेटेड है एक एक्सपेरिमेंट जो आपके सिलेबस में, जिसको शायद वेब में मैंने नाम लिया होगा, और यहाँ पर उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, और ये खास इंपॉर्टेंस का है। इसके रिजल्ट्स अपने को याद होने चाहिए अच्छे से। काफी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। सो इसको अगर पूरा लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। Extremely important for your exam. Sure short, at least 4 marks or 8 marks or whatever. ये YDSC डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, स्लिट्स लिखा हुआ है। सो हम लोग 2 स्लिट्स बनाएंगे, ओपनिंग बनाएंगे बेसिकली, वहां से लाइट को पास कराएंगे, और फिर वहां से 2 लाइट्स बनेंगी। उन दोनों लाइट्स को हम सुपर इम्पोज कराएंगे किसी स्क्रीन पर, और इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करेंगे। और उसको जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि किस तरह से उसकी ब्राइटनेस स्क्रीन पर अपने को दिख रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बारे में पूछता है। सो जनरली हम लोग इसको जो यूज करते हैं वो सिंगल कलर्ड लाइट यूज करते हैं, सिंगल कलर्ड लाइट। फिर आगे चल करके कुछ क्वेश्चन आपसे मल्टी कलर्ड लाइट को, व्हाइट लाइट को भी इंट्रोड्यूस कराएगा। तो अगर हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के सोर्स लेते हैं, कोहेरेंट सोर्स 2, और उनको सुपरपोज कराते हैं, इंटरफेरेंस कराते हैं स्क्रीन पर, हम उसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि किस तरह से ब्राइटनेस जा रही है, तो ब्राइटनेस का एक पैटर्न मिल रहा है। उस पैटर्न में आपको मिलेगा कि कभी एक ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा, वो अल्टरनेट पैटर्न्स में आता है। तो पहले मैं आपको सेटअप के बारे में कुछ बताता हूँ, फिर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको ज्यादा जमेगा। आप देखो, एक काम कर सकते हैं घर पर भी या फिर लेबोरेटरी पर। आपको थोड़ा सा प्रिसाइज रहना होगा अगर घर पे करते हो। लेट्स से आपने एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड, और ये जो कार्डबोर्ड है, यू नो कि दिस इज ओपेक, दैट मीन्स ये लाइट को पास नहीं होने देता है। तो अगर ये आपके पास कार्डबोर्ड है, उसके बैक साइड में आप लाइट को प्रोड्यूस करोगे, तो ये कार्डबोर्ड का शेडो बनता है, दैट मीन्स लाइट रेस को पेनिट्रेट करके बाहर नहीं निकलता है। फिर आप क्या कीजिए कि इसी कार्डबोर्ड में कुछ ओपनिंग कर दीजिए, स्लिट्स बना दीजिए। कैसे स्लिट्स बनाने में बताता। लेट्स से कि आपने इसको ऐसे कट कर दिया, और एक और ओपनिंग कर दी कि इस तरह से कट कर दिया। So what it is basically is, let me explain. ये ओपेक है, ये भी ओपेक है, ये भी ओपेक है, और बीच में से ओपनिंग जा रही है। और अगर आप लाइट को बैक साइड में प्रोड्यूस करोगे तो आपको इस साइड पर भी लाइट आएगी, या फिर इस साइड से प्रोड्यूस करोगे तो बैक साइड पे भी लाइट जाएगी। इसको आप बड़ा कर सकते हो ताकि साइड से आपको लाइट ना जाती नजर आए। तो आप देखोगे जो लाइट का क्रॉसिंग होगा वो इन्हीं स्लिट के थ्रू होगा। अगर आपकी बैक साइड लाइट जल रही है तो यहाँ से बाहर आती हुई लाइट नजर आएगी, यहाँ से भी बाहर आती हुई लाइट नजर आएगी। सो यू विल फाइंड कि बेसिकली ये हमारे लिए सोर्स का काम करेगा, ये भी हमारे लिए सोर्स का काम करेगा। अभी टाइम कम बच रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक और पॉइंट बताएंगे जिसमें हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट है। उससे क्या होगा कि उससे अपने को पता चलेगा लाइट प्रोपोगेट कैसे करती है वेव फ्रंट के फॉर्म में। एनीवे, जितना अपने को नॉलेज है उसके बेसिस कह सकते हैं कि यहाँ से लाइट बाहर निकलती हुई नजर आएगी, यहाँ से लाइट बाहर नजर आती हुई नजर आएगी। इसका मतलब हमारे लिए लाइट का एक ये सोर्स होगा, लाइट का एक ये सोर्स होगा, तो लाइट के हमारे पास 2 सोर्स हो जाएंगे, और इन दोनों सोर्सेस को हमको यूज करना होगा। सो इसको हम लोग किस तरह से सेटअप बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो देखने में कैसा दिखेगा, इट वुड बी लाइक दिस कि अपने पास अगर इसको साइड से व्यू करो तो साइड से व्यू करने पर इट विल बी अपीयरिंग लाइक दिस।
और यहाँ से एक छोटी सी ओपनिंग नजर आएगी, एक यहाँ से छोटी सी ओपनिंग नजर आएगी. And then what you are going to do, you are going to place a screen somewhere there. And you will measure this distance, the distance between the screen and the object. ये distance. ये जो slit है, इसका नाम हम S1 दे देंगे, इसका नाम S2 दे देंगे, opening. So this is S1 opening, this is S2 opening. इसका जो सिमेट्रिकल पॉइंट होगा, मिड वाला पॉइंट, उससे इस स्क्रीन पर लाइन को ड्रॉ करेंगे, रेफरेंस लाइन को, और इसको O पॉइंट नाम दे देंगे. दिस इज स्क्रीन फॉर अस. स्क्रीन भी ऐसे कार्डबोर्ड जैसा होगा, लेकिन देखने के लिए हम लोग साइड से देख रहे हैं तो अपने को उसको केवल एज नजर आ रहा है, और इसको बोलेंगे स्लिट प्लेन. एंड देन यू विल फाइंड कि इस डिस्टेंस को अगर हम मेजर करेंगे, सो दिस डिस्टेंस इज रिटन बाय कैपिटल डी नॉर्मली. नाउ ये जो अरेंजमेंट किया गया वो सोर्स को कोहेरेंट बनाने के लिए किया गया, कि सोर्स को, लाइट के सोर्स को, लेट्स से आपके पास एक लाइट है, बल्ब है, वो बल्ब आपने यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ जो बल्ब है ना, यहाँ से लाइट रे चलना स्टार्ट करेगी, और वो लाइट रे S1 पर भी जाएगी और S2 पर भी जाएगी. बल्ब को हम लोग सिमेट्रिकली रखते हैं ताकि यहाँ पर कोई पाथ डिफरेंस ना आए, जितना अप साइड जाना पड़े उतना ही डाउन साइड. यू विल फाइंड कि जो है उसी सिमेट्रिकल लाइन पर लाई करता है. सो बेसिकली एक लाइट सोर्स से हमने दो लाइट सोर्स को प्रोड्यूस किया, बनाया हुआ है, और ये जो लाइट सोर्सेज बने S1 S2, they will produce the coherent source, or they will behave like a coherent source. तो जब कभी आपको कोहेरेंट सोर्स बनाना होता है तो आपको क्या करना होगा, एक ही सोर्स को लीजिए और उससे मल्टीपल सोर्स अगर आप क्रिएट कर सको, तो वो सारे के सारे सोर्स हमारे कैसे होते हैं, कोहेरेंट होते हैं. अगर हमने यहाँ पर एक S1 बल्ब लगाता है, यहाँ पर एक S2 बल्ब लगाता है, तो फिर वो नॉर्मली नॉन कोहेरेंट रहेंगे, अपने को यहाँ पे पैटर्न नहीं मिलने वाला है. सो दिस इज कॉल्ड YDAC सेटअप. अब जब यहाँ से लाइट S1 पर जाएगी, S2 पर जाएगी, S1 S2 हमारे लिए कैसे काम करेंगे, सोर्सेज का काम करेंगे. और फिर कोई भी पॉइंट हम पकड़ते हैं स्क्रीन पर, लेट से इस पॉइंट पर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं जो कि y डिस्टेंस अवे है O पॉइंट से, वो हमारे लिए रेफरेंस है. तो P पॉइंट पर कितना ब्राइटनेस आएगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस लाइट रे का P पॉइंट पर कितना फेज डिफरेंस है. एक बार फेज डिफरेंस मिल गया तो हमको इंटेंसिटी पता चल जाएगी, ब्राइटनेस पता चल जाएगी. देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको P से ज्वाइन करेंगे, इसको भी P से ज्वाइन करेंगे, और वी विल से कि दोनों लाइट रेज वहां पर सुपरपोज कर रहे हैं. और इस पॉइंट की इंटेंसिटी अपने को पता करनी है. अगर P पॉइंट की इंटेंसिटी पता चल गया तो P की इंटेंसिटी हम Y के टर्म में लिखना चाहेंगे. तो डिफरेंट Y पर डिफरेंट इंटेंसिटीज मिलेंगी, तो स्क्रीन पर कितना, कब, कहाँ, कैसी इंटेंसिटी मिल रही वो पता चल जाएगा. दैट मीन्स कहाँ पर लाइट ब्राइट होगी, कहाँ पर लाइट डार्क नहीं होगा, या फिर कम ब्राइटनेस होगा या ज्यादा ब्राइटनेस होगा, वो पता चलता है. ये जो स्लिट्स के बीच का गैप है, इसको नाम D देते हैं, सेपरेशन D. सो सेपरेशन D इज दिस, इट्स अ गैप बिटवीन द स्लिट्स. इसको स्मॉल d से लिखते हैं. दैट मीन्स S1 और S2 के बीच का गैप जो है वो D है. कुछ कंडीशंस हमको यूज करनी होती हैं. क्या यूज करना होता है, D हैज टू बी वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल D. दैट मीन्स स्लिट्स के बीच का गैप बहुत कम रखते हैं और स्क्रीन और स्लिट को दूर दूर रखते हैं. तो उस कंडीशन पे आपको यहाँ पर एक पैटर्न मिलता है, अल्टरनेट ब्राइटनेस डार्कनेस का एक पैटर्न मिलता है, और उस पैटर्न को हम लोग फ्रिंज पैटर्न कहते हैं. और वहां से हम लोगों को दिखता है क्लियरली कि कुछ पोर्शन पे लाइट एब्सेंट होगी, कुछ पोर्शन पे ज्यादा ब्राइटनेस आएगी, कुछ पोर्शन पे फिर से लाइट एब्सेंट होगी, फिर ब्राइटनेस आएगी, फिर एब्सेंट होगी, फिर ब्राइटनेस आएगी. अपने को काउंट करना होता है कितने बार मैक्सिमा यानी ब्राइटनेस ज्यादा है, कितनी बार मिनिमा है. सिमिलर टाइप प्रोबेबली हम लोगों ने वेब में भी किया था, और आप यहाँ पे भी समझ लोगे तो वेब में भी आपको यूज करना आसान हो जाएगा. साउंड के लिए भी वो ट्रू होता है, लाइट के लिए ट्रू होता है, क्योंकि ये सभी वेब के लिए ट्रू होता है. तो आपसे पूछता है कि जो इंटरफेरेंस है वो किस तरह की वेब में किया जा सकता है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और बोथ. तो आप बोलोगे ये दोनों पे किया जा सकता है, कोई भी वेब हो ये इसको फॉलो करता है. सो दैट इज सेटअप. आप सेटअप को ड्रॉ कर लीजिए. नेक्स्ट क्लास में सेटअप के आगे जो भी स्टोरीज है उसको मैं बताता कि किस तरह से सेटअप को यूज करके हम फ्रिंज पैटर्न को अचीव करते हैं. एंड देन क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगते हैं. तो अभी हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्या है, एक सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स बनाए गए, दो कोहेरेंट सोर्स का सुपरपोजिशन चलेगा, इंटरफेरेंस चलेगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाना होगा. किसके टर्म में, y के टर्म में. एक बार y के टर्म में आया तो अपना पर्पस पूरा हो जाएगा.
Okay, so this is all for the day. कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे. अगेन आई एम सेइंग कि इट वुड बी बेटर कि एक बार आप वेब को रिवाइज कर लो, और वेब में हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस किए भी हैं, तो आपको और भी जल्दी कैच करने में आसानी होगी. एनी कोई क्वेश्चन? Okay, if there's none, so we can wind it up as of now. Thank you guys.